समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के सपनों का प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी अब बुलडोजर के साये में है। यूनिवर्सिटी के कुल 40 भवनों में से 38 भवनों को गिराने का आदेश जारी हो चुका है। सिर्फ मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग और एक अकादमिक ब्लॉक को इस आदेश से बाहर रखा गया है। बाकी सब कुछ यानी 82,309 वर्ग मीटर में फैला निर्माण प्रशासन की नजर में अवैध है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह आदेश आया कैसे? क्या यूनिवर्सिटी के पास वाकई अपने भवनों की मंजूरी नहीं थी या फिर सरकार समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान से कोई बदला ले रही है? और समाजवादी पार्टी इसे किस नजरिए से देख रही है? कानून इस मामले में क्या कहता है? और सबसे बड़ी बात, अगर 15 दिन के भीतर ये इमारतें नहीं हटाई गई तो हजारों छात्रों के भविष्य का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों का जवाब आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। सबसे पहले समझते हैं इस यूनिवर्सिटी के पृष्ठभूमि को। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2006 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक अधिनियम के जरिए हुई थी। ये यूनिवर्सिटी रामपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर दूर सिंगनखेड़ा गांव में स्थित है। इसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट संचालित करता है और इस ट्रस्ट के संस्थापक हैं जेल में कई दिनों से बंद वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान। लंबे समय तक आजम खान इस ट्रस्ट के चांसलर और आजीवन अध्यक्ष रहे। हालांकि इस साल की शुरुआत में आजम खान और उनके परिवार ने ट्रस्ट के संचालन से खुद को अलग कर लिया था। यह यूनिवर्सिटी शुरू से ही विवादों के घेरे में रही है। जमीन अधिग्रहण से जुड़े आरोप, अतिक्रमण के मामले और लीज की शर्तों के उल्लंघन को लेकर इस पर पहले भी कानूनी कार्रवाई होती रही है। बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार यूनिवर्सिटी की काफी जमीन वापस भी ले चुकी है। अब बात करते हैं ताजा घटनाक्रम की। बुधवार को रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आरडीए ने यह डेमोलिशन ऑर्डर जारी किया। यह आदेश उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत पारित किया गया। आरडीए के वाइस चेयरपर्सन और रामपुर के जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। द्विवेदी के मुताबिक यह फैसला एक विस्तृत सुनवाई, रिकॉर्ड्स की जांच और कानूनी प्रावधानों की समीक्षा के बाद लिया गया। लेकिन यह मामला शुरू कैसे हुआ? अधिकारियों के अनुसार क्षेत्रीय जूनियर इंजीनियर की एक रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई शुरू हुई थी। इस रिपोर्ट में कैंपस के भीतर कथित अनधिकृत निर्माण की बात सामने आई थी। जांच के दौरान रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज भवन और एक अकादमिक ब्लॉक के पास ही वैध निर्माण मंजूरी है। बाकी 38 भवनों के लिए किसी भी सक्षम प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, ऐसा अधिकारियों ने बताया है। इसी कड़ी में 28 और 29 जून को आरडीए ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा था। ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी की ओर से 8 जुलाई को एक संयुक्त लिखित जवाब दाखिल किया गया। इसके बाद 15 जुलाई को व्यक्तिगत सुनवाई हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी के वकील और अधिकारी खुद पेश हुए और अपनी दलीलें रखी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली विवाद तो कानूनी तर्कों को लेकर है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने जवाब में तर्क दिया कि जब ये इमारतें बनाई गई थी तब सिंगनखेड़ा गांव रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं था। यूनिवर्सिटी का कहना है कि यह इलाका सितंबर 2024 में ही आरडीए के दायरे में शामिल हुआ, इसलिए निर्माण के समय अथॉरिटी से मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आरडीए ने इस दलील को खारिज कर दिया है। अथॉरिटी का कहना है कि निर्माण के समय भले ही इलाका उसके दायरे में ना रहा हो, लेकिन जिला पंचायत अधिनियम और अन्य लागू नियमों के तहत सक्षम प्राधिकरण से भवन निर्माण की मंजूरी लेना उस समय भी अनिवार्य था। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि आरडीए के मुताबिक रामपुर जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि यूनिवर्सिटी ने खुद 2 भवनों के लिए मंजूरी ली थी। अथॉरिटी का कहना है कि इससे यह साबित होता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को कानूनी जरूरत की पूरी जानकारी थी, फिर भी बाकी 38 भवन बिना अनुमति के खड़े कर दिए गए। आदेश में उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 59 का भी जिक्र किया गया है। इस धारा के तहत जो इलाके बाद में किसी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वहां के भवनों को कानूनी तभी माना जाएगा
जब निर्माण के समय उन्हें सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी मिली हो। आरडीए का कहना है कि इन 38 भवनों के लिए ऐसी कोई मंजूरी कभी दिखाई ही नहीं गई थी। आदेश में सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का भी हवाला दिया गया है जिनमें अनधिकृत निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। अब बात करते हैं इस मामले में किसने क्या कुछ कहा है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कुछ दिन पहले ये जानकारी सामने आई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर कुछ निर्माण नियमों के मुताबिक नहीं किए गए थे। इसके बाद जांच बिठाई गई और प्रारंभिक तौर पर पाया गया कि कई भवन बिना जरूरी मंजूरी के बनाए गए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी एक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है जहां बड़ी संख्या में छात्र किफ़ायती फीस पर पढ़ाई कर रहे हैं और कई छात्रों को फीस रिइंबर्समेंट भी मिल रहा है। उनका आरोप है कि इतने बड़े शिक्षण संस्थान को गिराने का आदेश आजम खान और उनके द्वारा स्थापित संस्थान के खिलाफ एक सोची समझी मुहिम को दिखाता है। जूही सिंह ने यह भी कहा है कि अगर बिना मंजूरी के निर्माण के आधार पर यह कार्रवाई हो रही है तो सरकार को अपनी ही पार्टी के विधायकों और सांसदों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि अगर सरकार के पास ऐसे मामलों का विवरण नहीं है तो समाजवादी पार्टी वो जानकारी उपलब्ध करा सकती है। उनका कहना था कि अधिकारियों को जहां भी उल्लंघन मिले वहां कार्रवाई करनी चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति को चुनकर और उनका नाम देखकर निशाना बनाए जाने चाहिए। जब जूही सिंह से पूछा गया कि क्या ट्रस्ट इस आदेश को कानूनी रूप से चुनौती देगा तो उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ट्रस्ट उचित कानूनी रास्ता जरूर अपनाएगा। अब तक प्रशासन की ओर से इतना ही सामने आया है कि ये कार्रवाई रिकॉर्ड्स की जांच और कानूनी प्रावधानों के आधार पर की गई है। इस रिपोर्ट में अब तक सरकार या भाजपा नेतृत्व की ओर से अलग से कोई भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह प्रशासनिक आदेश जिला प्रशासन और आरडीए के स्तर पर ही जारी किया गया है। अब बात यूनिवर्सिटी प्रशासन के रुख की है। सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने अपनी दलील दोहराई कि निर्माण उस वक्त हुआ था जब क्षेत्र आरडीए के दायरे में नहीं था, इसलिए इन्हें पूर्वव्यापी रूप से अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन आरडीए ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया है। इसी बीच जिला अधिकारी ने एक संवेदनशील पहलू पर भी ध्यान दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि डेमोलेशन प्रक्रिया के दौरान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को कोई नुकसान न हो, इसके लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया गया है कि कैंपस में काउंसलिंग कैंप लगाए और ताकि छात्रों को मार्गदर्शन मिल सके और उनके शैक्षणिक हितों की रक्षा हो सके। अब समझते हैं इस पूरे मामले का व्यापक असर क्या हो सकता है। राजनीतिक स्तर पर देखें तो आजम खान लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम रहे और रामपुर उनका पारंपरिक गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में उनके सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर यह कार्रवाई समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। पार्टी इसे सत्ता के दुरुपयोग के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगी, जबकि प्रशासन इसे सिर्फ नियमों के पालन का मामला बता रहा है। वहीं बीजेपी इसे जो मेजॉरिटी है उनको खुश करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई कर सकती है, जैसे कि विशेषज्ञों का कहना है। सामाजिक स्तर पर इसका सीधा असर उन हजारों छात्रों पर पड़ेगा जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर डेमोलेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो उनकी पढ़ाई, हॉस्टल और भविष्य की योजनाओं पर सीधा असर पड़ना तय है। यही वजह है कि प्रशासन ने पहले ही छात्रों के लिए काउंसलिंग कैंप लगाने का निर्देश दिया है। आर्थिक नज़रिए से देखें तो 82,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा के निर्माण को गिराना अपने आप में एक बड़ा और महंगा प्रशासनिक अभियान होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से जुड़े कर्मचारियों, स्थानीय व्यापार और आसपास की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। यूनिवर्सिटी के पास फिलहाल 15 दिन का समय है। इस दौरान अगर ट्रस्ट खुद इन भवनों को नहीं हटाता है तो प्रशासन डेमोलेशन की कार्रवाई शुरू कर देगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी संकेत मिले हैं कि ट्रस्ट इस आदेश को अदालत में चुनौती दे सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मामला हाईकोर्ट तक जाता है या नहीं, और अगर जाता है तो अदालत का रुख क्या रहता है। और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल भी है। क्या ये सिर्फ नियमों का सामान्य उल्लंघन है जैसा प्रशासन का दावा है, या फिर जैसा समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये किसी खास व्यक्ति और उसके संस्थान को निशाना बनाने की कोशिश है? इसका जवाब आने वाले दिनों में अदालत और प्रशासन की अगली कार्रवाई से ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इतना तय है कि रामपुर की यूनिवर्सिटी
जो कभी आज़म खान की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती थी, आज एक बड़े कानूनी और राजनीतिक तूफान के केंद्र में है और इसका सीधा असर उन हजारों छात्रों के भविष्य पर पड़ने वाला है जिनका इस पूरे विवाद से कोई भी किसी भी तरीके का लेना देना नहीं है। फिलहाल इस मामले में आगे जो भी बड़ा अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इनकलाब हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं कामरान सैफ।